हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और आप सभी का मेरे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और वेलकम है। आज हम जो चर्चा करने वाले कि एक पेपर था आरपीएससी द्वारा जो लिया गया था, सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए। तो सभी क्वेश्चनों को आप अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। और देखो, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, यानी कोई से भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आपका आता है, हाई से हाई लेवल हो आपका या फिर लो लेवल हो, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। और पक्का अगर आप मेरी क्लासों से जुड़ता हो तो आपकी राजस्थान जीके मैं कोशिश करूंगा कि 100% क्लियर हो जाए। तो बेफिक्र रहिए, आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी करो, क्लास को देखते रहे, सारा राजस्थान आपको निचोड़ के रख देंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का चमड़ा, चमड़े के बाद आपका कागज, कपड़ा और लकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, नाथद्वारा शैली के बारे में थोड़ा सा वो आपको बता ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो नाथद्वारा चित्रकला शैली है, इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। किनको भी? श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा जाता है, ठीक है, क्लियर है। और मैं बात कर लूँ तो देखो, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। और यहाँ पर जो कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं वो उखेरे हुए हैं। और वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवारों या कपड़ों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण होता है, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा नाथद्वारा में, ठीक है। उसी चित्रण को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाई। पिछवाई के चित्रण में केले के वृक्ष अधिक बनाए जाते हैं। पिछवाई का जो चित्रण होता है ना, उसमें केले के वृक्ष सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँ तो वर्तमान में ये जो शैली है ना, ये संबंधित संघ के चित्र और व्यवसायी दृष्टि से कपड़े और कागज पर बनने लगे, ठीक है। अब कपड़े और कागज पर बनने लगे, लेकिन इसका जो फाइनल राइट आंसर, ऑथेंटिक जो आंसर है वो कपड़ा ही है, ठीक है, बेफिक्र आप रहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोरबंदिया, पहरावना, तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं कौन सी जनजाति में। भील, सहरिया, ग्रासिया और मीणा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया जनजाति, ठीक है। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको इन विवाह के बारे में। देखो, ये जो मोरबंदिया जो विवाह होता है, ये नॉर्मली किस प्रकार का विवाह होता है? जिसमें हिंदू 7 फेरे लेते हैं, उसी तरह इनका ये विवाह होता है, ठीक है। पैरावना कैसा होता है? तो पैरावना हम देखो, मैं बताता हूँ आपको। पैरावना जो आपका विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं और इस विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती पैरावना में, ठीक है। तानना की मैं बात कर लूँ तो इसमें तानना जो विवाह होता है, इसमें ना तो सगाई की जाती है, ना ही फेरे होते हैं। इस विवाह में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य यानी वैवाहिक भेंट के रूप में प्रदान करते हैं, यानी कुछ रुपये दे देते हैं बस, ठीक है। ये हो गया आपका तानना विवाह। इसके अलावा देखो, इसी में आपकी ग्रासिया जनजाति में एक और विवाह होता है, एक होता है मेलबो विवाह। मेलबो विवाह, ये मेलबो विवाह क्या होता है? तो खर्च से बचने के लिए इस विवाह में दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। भाई, खर्चे से बचने के लिए क्या करते हैं? दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देते हैं। और एक आपका विवाह होता है खेवना या नाता विवाह। पहले तो आपको याद रखना, नाता विवाह। नाता विवाह कोई का क्या कहा जाता है? खेवना कहा जाता है, खेवना, ठीक है। नाता विवाह को किस नाम से जाना जाता है? खेवना के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब इसमें होता क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, विवाहित महिलाएं किसी दूसरी व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, ठीक है। कोई भी विवाहित जो महिला होती है वो उसके पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, उसे कहते हैं नाता विवाह या आपका खेवना विवाह, ठीक है।
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखो ग्रास या जनजाति के कुछ खास फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना घेर, क्या याद रखना आपको? घेर, ये वाला घेर है ना, ये घेर क्या है? तो ये ग्रासियों के जो घर होते हैं ना उसे घेर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना फालिया, क्या याद रखना? फालिया। सर ये फालिया क्या है? तो ये फालिया जो है ना, ग्रासियों के गांव को फालिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मैं आपकी बात करूँ तो एक आपको याद रखना सोहरी। सोहरी क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त फैक्ट है। यहाँ से 110% आपको एग्जाम्स के अंदर सवाल देखने को मिलेगा। बस आप मेरी इस मेहनत का श्रेय अगर देना चाहते हैं तो क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोहरी क्या होता है? तो सोहरी जो होता, उस समय अनाज को इकट्ठा करने की टंकियाँ होती थी, उसे सोहरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनाज को इकट्ठा करने की जो मोटी मोटी कोटियाँ होती थी उसे सोहरी कहा जाता था। एक होता घेंटी, घेंटी, ये वाला घेंटी है ना, ये वाला जो घेटी होता है घर में उपयुक्त जो हाथ की चक्की होती थी उसे घेटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घेटी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, बीच में अण है ये, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। देखो आपको याद रखना है हरी बावरी, क्या याद रखना? हरी बावरी। ये हरी बावरी क्या होता था? हरी बावरी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो ग्रास या जनजाति के जो लोग सामूहिक रूप से जो खेती करते थे ना उसे हरी बावरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता आपका हुर्रे, क्या होता? हुर्रे, हुर्रे, ये क्या होता है? मृतक व्यक्ति का जो स्मारक होता है ना उसे हुर्रे कहते हैं। हुर्रे के अलावा उसे मृतक व्यक्ति का जो स्मारक होता है उसे मोरी के नाम से भी जाना जाता है। या तो मोरी कह दो या हुर्रे कह दो। जो मृतक व्यक्ति का जो स्मारक होता है उसे हुर्रे और मोरी के नाम से जाना जाता है। एक होता कांदिया। देखो ग्रास या जनजाति में जो कांदिया होता है ना, ये कांदा नहीं है, एक तो आपको याद रखना, कांदा है नहीं आपका प्याज, बिल्कुल नहीं है। कांदिया यानी जो मृत्यु भोज होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस पर जो भोजन होता है मृत्यु भोज, उस प्रथा को कांदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांदिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सहलोत। क्या है? सहलोत। सहलोत क्या होता है? तो सहलोत के बारे में आपको बता देता हूँ। जो सहलोत जो होता है ना, इन जनजातियों के मुखिया जो होता है ना उसे कहते हैं सहलिया, सहलोत सॉरी, यानी ग्रास या जनजाति का जो मुखिया होता है उसे सहलोत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता है आपका मोताना। क्या होता है भाई? मोताना। मोताना के नाम से मैं आपको बता देता हूँ। मोताना यानी आपके खून खराबे के बाद में जो जुर्माना वसूला जाता है ना उसे मोताना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मोताना, ठीक है। और जो राशि वसूली गई है उसे कहते हैं वडोतरा। क्या कहते हैं? वडोतरा। तो ये सारे फैक्ट याद रखने, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक बताए। पढ़ने में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। नोट्स तैयार करना, एक बार सिलेक्शन लेना है, 24-25 में आपकी नौकरी पक्की है, ये सोच के आप ज़रूर चलें। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपका अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इससे ही आखा तीज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ये जो आखा तीज होती है ना, इस पर बहुत सारे बाल विवाह होता है। इसे अभूत सावे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अभूत सावे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सावे के लिए किसी भी पंडित को नहीं बुलाया जाता, मुहूर्त के लिए किसी भी पंडित को नहीं बुलाया जाता, ठीक है। दूसरा देखो, ये तो होगी आखा तीज। एक राजस्थान में होती बड़ी तीज। कौन सी तीज होती? बड़ी तीज। बड़ी तीज कब आती? तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज आती है। बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? तो बड़ी तीज आपके बूंदी की फेमस है। एक होती छोटी तीज। कौन सी तीज होती? छोटी तीज। छोटी तीज जो फेमस है ना, मैं आपको बता देता हूँ। छोटी तीज कब आती, कब मनाई जाती? देखो राजस्थान में 4 त्योहार आपको पक्के पूछे जाते हैं, आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज और गणगौर। ये तो आप मुंह पे रट लो, कई सारे एग्जाम्स में इनकी तिथियां आपसे पूछी गई। ज़्यादा तिथियां याद नहीं होती तो 4-5 तो रट ही लो। एक गुडला, ठीक है। छोटी तीज जो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? सॉरी, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है। एक आपकी गणगौर। गणगौर जो है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्यौहार है ना आपका, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। एक आपका गुडला। गुडला का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुडला का जो त्यौहार है ना वो मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। बिल्कुल आपको ये तिथियां याद रखनी है, ये तिथियां बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
लोक गायकी की चारबेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही? चारबेद शैली की मैं बात कर लूँ तो टोंक की फेमस है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मैं। देखो, राजस्थान में एकमात्र चारबेद शैली का जो केंद्र है वो टोंक है, आपको याद रखना, ठीक है। और इस लोक नाट्य को नवाबों की विद्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों की विद्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विदा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो आपकी चारबेद शैली है ना, चारबेद लोकनाट्य जो शैली है, ये किनके काल में अस्तित्व में आई थी? तो आपको याद रखना है, उस समय टोंक के जो नवाब थे ना, वो थे फैजुल्ला खां। कौन थे भाई? फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां थे भाई उस समय, ठीक है। और इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो कौन थे? एक तो करीम खां, बिल्कुल याद रखना, ये कलाकार पूछे जा सकते हैं। अब ये सभी को पता पड़ गया कि चारबेद शैली का संबंध टोंक से है, तो वो और अंदर से आपको सवाल पूछने की कोशिश करेगा। क्या पूछेगा सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखना, पहले तो ये दो कलाकार हैं, इनके नाम आप याद रखना, एक तो खलीफा खां, एक करीम खां। एक तो यूँ पूछेगा कि किनके काल में चारबेद शैली प्रारंभ हुई थी, तो आपको याद रखना फैजुल्ला खां। और इसके जो प्रमुख कलाकार कौन कौन है? एक तो करीम खां और एक खलीफा खां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है? ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल वीरमदेव सोनगरारी वाद। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, विशलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो विशलदेव रासो की जो रचना करी वो नरपति नाले ने करी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। देखो, कुछ जैसे विशलदेव रासो किसने लिखा? नरपति नाले। मैं सारों रासो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार। रासो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, आरपीएससी तो रासो का फैन है, एक न एक रासो एग्जाम में जरूर पूछती है। एक है आपका छत्रपति रासो। कौन सा रासो है? छत्रपति रासो। रासो को मैं आर से लिखूंगा, ठीक है। छत्रपति रासो। छत्रपति रासो किसने लिखा था? काशी छंगाणी। किसने लिखा भाई? काशी छंगाणी, ठीक है, काशी छंगाणी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट जितने भी रासो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? देखो, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार ये सवाल एग्जाम्स में बना हुआ है। और मैं आगे बात कर लेता हूँ, तो एक है आपका लक्ष्मणगढ़ रासो। कौन सा रासो है? लक्ष्मणगढ़। लच्छी, देखना ये ऐसे है आपका लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ रासो। तो लक्ष्मणगढ़ रासो किसके द्वारा लिखा गया? कवि खुशहाल के द्वारा लिखा गया भाई। किसके द्वारा? कवि खुशहाल के द्वारा, ठीक है, कवि खुशहाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मानचित्र रासो, ये तो हाल ही में आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया पिछले पेपरों में। मानचित्र रासो। मानचित्र रासो, ये जो इम्पोर्टेंट रासो बता रहा हूँ, बार बार एग्जाम पूछे जाता है, इस बात को हल्के में मत लेना, याद कर लेना कि ना एक नंबर या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ऐसे। ये लिखा था कवि नरोत्तम ने। किसने लिखा भाई? कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट रासो बता देता हूँ मैं आपको। सुजान सिंह रासो। सुजान सिंह रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो सुजान सिंह रासो जो लिखा था, कौन सा रासो? सुजान सिंह रासो। ये सुजान सिंह रासो किसके द्वारा लिखा गया? सुजान सिंह रासो। तो ये लिखा गया आपके जोगीदास द्वारा। किसके द्वारा? जोगीदास के द्वारा। जोगीदास। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शत्रुसाल रासो। कौन सा रासो? आपका हो जाएगा शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया, कवि डूंगर सिंह के द्वारा। और मैं आपको बता देता हूँ रतन रासो। रतन रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो रतन रासो जो लिखा गया आपका, रतन रासो। रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कुंभकर्ण के द्वारा। क्लियर है? इसके अलावा एक है आपका प्रताप रासो। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रताप रासो की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो प्रताप रासो जो लिखा गया वो लिखा गया है किसके द्वारा? जाचक जीवन। किसके द्वारा भाई? जाचक जीवन के द्वारा, ठीक है, जाचक जीवन। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो एक है आपका विनय रासो। विनय रासो किसने लिखा था? तो विनय रासो की अगर मैं बात कर लेता हूँ, विनय रासो
ये विनय रासो जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? तो कवि महस दास द्वारा लिखा गया भाई। किसके द्वारा? कवि महस दास के द्वारा लिखा गया है। एक है आपका जवान रासो। कौन सा रासो? जवान रासो। जवान रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो जवान रासो सीताराम रत्नू के द्वारा लिखा गया भाई, सीताराम रत्नू के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखा था? तो हमीर रासो लिखा था जोधराज ने। हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपका विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो विजयपाल रासो, ये भी सवाल एग्जाम्स में पूछा गया। विजयपाल रासो, रासो को मैं आर से लिख रहा हूँ। विजयपाल रासो जो लिखा गया था वो नल सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई? नल सिंह के द्वारा लिखा गया। ये सवाल एग्जाम्स में बना हुआ। ठीक है, संगत रासो, ये भी एग्जाम्स में बना हुआ। संगत रासो किसने लिखा था? संगत रासो किसके द्वारा लिखा गया? संगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई? गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। गिरधर आसिया और कयाम खा रासा किसके द्वारा लिखा गया? कायम खा रासो कह दो आप। ठीक है, कायम खा रासो, कायम खा रासो जो लिखा गया ना, वो लिखा गया कवि जान के द्वारा। किसके द्वारा? कवि जान के द्वारा। ठीक है, इसका एक नाम और आता, कवि न्यामत भी इनका ही नाम है। और आखिरी रासो बता के आगे बढ़ते हैं अपन, खुमान रासो। कौन सा रासो? खुमान रासो। किसने लिखा खुमान रासो? दलपत विजय द्वारा। किसके द्वारा? दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सातों आपके सामने। दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है, कहाँ स्थित है? नरेना, गोगामेड़ी, सांबर, डीडवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सात का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है यानी प्रमुख गद्दी जो है वो कहाँ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो दादू दयाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ भाई? अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, किनके परिवार में? तो लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। लोदीराम ब्राह्मण। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, इनके गुरु की बात कर लो तो इनके गुरु का नाम वृद्धानंद है। क्या नाम है भाई? वृद्धानंद है। ठीक है, दूसरा, दादू दयाल जी प्रारंभ से ही सांबर जयपुर में रहते थे, लेकिन बाद में ये आमेर चले गए थे। ठीक है, और इनका अंतिम समय जो बीता था वो नरैना के अंदर बीता था। ठीक है, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो उपदेश दिए थे ना वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, और इनका जो सत्संग स्थल होता है ना उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिस आंदोलन का नाम था नीपक। क्या नाम था? नीपक। ये आंदोलन जो चलाया गया है ये संत दादू दयाल के द्वारा चलाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 से वापस आपका राजस्थान जी के स्टार्ट है, तो अपन यहाँ से देख लेते हैं अगला, है ना। निम्नलिखित राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो देख लेते हैं अपन इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा होने वाला है। जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो सबसे कम रेगिस्तान में होती थी, रेगिस्तानी जिला हनुमानगढ़, फिर आपका जयपुर आ जाएगा, फिर बूंदी हो जाएगा, फिर बांसवाड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान के मानसून की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको मानसून के बारे में बताता हूँ। देखो राजस्थान में दो शाखाएं होती है, एक तो आपकी अरब सागर वाली शाखा और एक आपके बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। क्लियर है? अब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। अरब सागर की जो शाखा होती है ना, इससे केवल 10% वर्षा प्राप्त होती है, इससे आपको 90% वर्षा प्राप्त होती है। ठीक, क्लियर है? अरब सागर का जो मानसून राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा से प्रवेश करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है वो झालावाड़ से करता है। कहाँ से करता है? झालावाड़ से। ठीक है, और अरब सागर के मानसून से सबसे ज्यादा बरसात आपके सिरोही में होती है। बिका होती है, सिरोही के अंदर होती है, और जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा की सबसे ज्यादा बरसात आपके झालावाड़ में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है ना, को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पूर्वैये के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्वैये के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है? तो एक तो काली सिंध और पार्वती, ये दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। बेड़च और बाणगंगा राजस्थान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी। काली सिंध जो नदी निकलती कहाँ से निकलती है? बागड़ी गांव देवास से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, नोनेरा कोटा के पास, ये चंबल में मिल जाती है। पार्वती की बात कर लो तो ये सीहोर से निकल के आती है। कहाँ से? सीहोर, विंध्याचल पहाड़ी सीहोर से निकलकर राजस्थान में आती है। बेड़च की बात कर लो तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और बाणगंगा की बात कर लो तो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क सागवान वन। कौन से वन? शुष्क सागवान वन। 81 का 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुष्क सागवान के वन राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो कि आपको याद रखना। शुष्क सागवान के वन राजस्थान में ऑल ओवर में बात करो तो 7%, कुल वनों का 7% शुष्क सागवान वन है। ये आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारां जिले के अंदर मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा सागवान के वन केवल बांसवाड़ा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में। ये आपको याद रखना है। और इन वनों के अंदर क्या होता है, जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, गुल्लर का पेड़, महुआ, साल, खेर, तेंदू, ये होते हैं। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का जो स्थान था दूसरा स्थान था भाई। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। ठीक है, और वर्तमान में भी कौन सा स्थान है? दूसरा, यानी सेकंड ही स्थान है। पहला स्थान गुजरात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतही और विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य द्वारा निर्मित हुई है? तो वागड़ की तरफ कौन सी नदी बहती है? आप सभी को पता, माही नदी। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, अलवर इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो 10 के वृद्धि दर की बात करूँ तो ऑल ओवर जो राजस्थान की 10 के वृद्धि दर रही है 2001 से 11 के मध्य, तो वो आपको बता देता हूँ 21.3%। कितने? 21.3%। ठीक है, और पुरुषों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 20.8% है, और महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 21.8% है। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आरपीएससी जनसंख्या से रिलेटेड थोड़ा हार्ड सवाल पूछता, सीधा सवाल कभी नहीं पूछता। तो ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ याद रखना, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 19%। जबकि शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 29%। ये तो है ग्रामीण, ये है शहरी। ठीक है, दोनों प्रतिशत में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले। तो सबसे पहले है आपका बाड़मेर की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 32.5%। फिर आता है जैसलमेर की कितनी रही? 31.8%। ठीक है, फिर आता आपका जोधपुर की कितनी रही? तो 27.7%। ठीक है, फिर आता आपका बांसवाड़ा की कितनी रही? तो 26.5%। फिर आता आपका जयपुर की कितनी रही? तो 26.2%। ठीक है, ये याद रखना। ये मैंने आपको क्या बताया? सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले मैंने बता दिए। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिले। सबसे पहले गंगानगर की कितनी है? 10%। फिर आ जाता आपका झुंझुनू की कितनी है? तो 11.7%। फिर आ जाता आपका पाली की कितनी है? तो 11.9%। ठीक है, फिर आ जाता बूंदी की कितनी है? तो 15.4%। और चित्तौड़गढ़ की है आपकी 16.1%। कितनी? 16.1%। ठीक है, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना, सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो जैसा भी मैंने बताया था बाड़मेर, कितना? 32.5%। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो मैंने बताया गंगानगर 10%। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई। इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। क्या आंसर हो जाएगा आपका? जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 34.5%। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कोटा। कितनी भी? 6.1%। ठीक है। और सर्वाधिक, जैसे कि सवाल पूछा गया था ना कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? अलवर है। 50.5% वृद्धि दर रही है इसकी। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है डूंगरपुर, 9.8। शहरी में न्यूनतम डूंगरपुर है और ग्रामीण में न्यूनतम आपका कोटा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफेद सीमेंट निम्बाड़ा, टायर ट्यूब अलवर और पॉलीमर शाहपुरा। तो 85 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, देखो सफेद सीमेंट आपका निम्बाड़ा में नहीं है भाई। सफेद सीमेंट आपके गोटन और खारिया खंगार में है। ठीक है, एक तो गोटन, एक खारिया खंगार। खारिया खंगार आपका जोधपुर में पड़ता है और गोटन जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? नागौर में। और मोडक पड़ता है कोटा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो हाईटेक ग्लास फैक्ट्रीज आपके धौलपुर में पड़ती है। टायर ट्यूब का जो आपका कारखाना, नया कारखाना, एक तो कांकरोली में है, एक आपका अलवर में बन गया। ठीक है। और देखो पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलीमर का होता है शाहपुरा में होता है, आपको याद रखना। ये सवाल वापस से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए। तो देख लेते इसका गलत युग्म कौन सा है। सलीम सिंह की जो हवेली है वो बिल्कुल जैसलमेर में सही है। जसवंतड़ा जोधपुर में बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में बिल्कुल सही। अर्थूणा मंदिर डूंगरपुर में नहीं है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है भाई? बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा 60% से अधिक अनुसूचित, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 87 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में 60% से भी अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। खैरी और लोही नस्लें। खैरी तो आपकी भेड़ की नस्ल है और लोही आपकी बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खैरी पाली, नागौर, जोधपुर के आसपास पाई जाती है। लोही आपके सिरोही के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर अभिलेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? ये विग्रहराज चतुर्थ का था। विग्रहराज चतुर्थ एक चौहान शासक थे। इन्होंने भी एक नाटक लिखा जिसका नाम है हरि केली। क्या नाम है भाई? हरि केली। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी बना, मैंने वापस बताया ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, इसलिए कहता हूँ जुड़िए चैनल के साथ और अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन कर लीजिए कि कोई सा भी सवाल एग्जाम्स में पूछा जाए आप उसे कर सको। तो देखो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का तो नुसरत खां मारा गया था, जबकि हमीर देव का जो सेनापति मारा गया था वो कौन सा सेनापति मारा गया था? तो भीम सिंह मारा गया था। ठीक है। अमीर देव की तरफ से भीम सिंह मारा गया था और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। और रणथंभौर में राजस्थान का पहला शाखा भी हुआ था 1301 में। उस समय शासक हमीर देव चौहान थे, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। जौहर हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने किया था और जल जौहर जो किया था इनकी पुत्री देवल दे के द्वारा किया गया था। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के नाम से पुकारा है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या कहा भाई? हल्दी घाटी का युद्ध कहा। क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। आपको बिल्कुल सॉरी गोगुंदा का युद्ध कहा। क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। कर्नल ईडन ये जयपुर के थे सर। और मेजर कर्नल मैनिसन, कर्नल मैकमोसन ये जो थे ना, मैकमोसन ये जोधपुर के थे। और कर्नल मैनिसन कहाँ के थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है? तो 94वां जो क्वेश्चन है ना, ये बैराट वाले भी थे, गणेश्वर वाले भी थे, कालीबंगा वाले भी थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। सुई और धागा यहाँ से मिला था, तो फिर ये वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित होंगे, इसलिए फिर इसको डिलीट कर दिया।
चांदकरण शारदा हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित है? तो 95 का जो राइट आंसर है वो आर्य समाज से, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1911 और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा बेड़सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बेड़सा पड़ता है बांसवाड़ा में। मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? देखो ये सवाल पूछ लिया गया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने कल ही विस्तार से बताया, कल का वीडियो देख लेना, सारी गणित आपको समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो 98 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता हड़पू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी में है भाई, ठीक है। बेंगटी पहले जोधपुर में था, फलोदी में हो गया है। और आज का आखिरी सवाल, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। इससे ही राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताना राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और बेहतरीन व्याख्या के साथ। तो इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ। पक्का अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो राजस्थान जी की इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा।